चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। ऑन करें एजाज भाई। अच्छा जी, कल हमने सप्लाई पढ़ लिया था और गालिबन हम यहाँ पर थे, ऐसे ही है। चलें जी, ओके भाई। टाइम ऑफ सप्लाई, कल आपको मैंने बताया था कि जब हम सेल्स टैक्स का सवाल करेंगे तो सेल्स टैक्स का सवाल करते हुए हमें तीन चीज़ों को ढूंढना होता है। एक ये कि सेल है या नहीं है, वो हमें सप्लाई की डेफिनेशन से पता लगेगा। दूसरा, अगर सेल है तो इसको किस महीने की सेल में शामिल करना है, वो आपको ये वाला टॉपिक बताएगा। और तीसरी चीज़ है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये दोनों काम इंशाल्लाह हम आज कर लेंगे। तो आइए जी, टाइम ऑफ सप्लाई। जी जी, टैक्सेबल एक्टिविटी में सी पॉइंट है, एक सेकंड ठहरिएगा जी, हुक्म करें जी। मैं बता देता हूँ, अ वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, यही वाला। ये होता है कि आपने कोई साल के दौरान या महीने के दौरान एक दफ़ा भी कोई काम किया। देखें, कुछ लोगों का तो बिजनेस होता है कि वो काम कर रहे हैं, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो तो चले है ही। एक शख्स सिर्फ एक दफ़ा मोबाइल फ़ोन ख़रीदता है और उनको बेच देता है, बस। अब वो कहता है, देखें सर, मेरा ये बिजनेस नहीं है, मेरा ये काम नहीं है, ये तो वैसे ही मैंने बस एक दफ़ा ये काम कर लिया था। इसको कहते हैं वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कि आपने बस एक दफा भी ट्रेड कर ली, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मेरा काम ही नहीं है ये, इसलिए मैं नहीं करूंगा सेल्स टैक्स इस पे, वो आपको फिर भी करना ही पड़ेगा। तो आपने एक दफा कोई भी काम कर लिया, आपको सेल्स टैक्स उस पर फिर भी देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। चलें फिर आगे। सॉरी, सप्लाई का सी आई थिंक मैंने छुड़वा दिया था, वो डी रजिस्ट्रेशन वाला ना, ये मैंने छुड़वाया अभी। ये मैंने कहा था इसको हम डी रजिस्ट्रेशन के साथ देखेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा जी, क्या चीज सेल है, क्या चीज सेल नहीं है, ये कैसे फैसला होगा, आइए देखते हैं। इसमें मेन बात जो है वो असल में सिर्फ ए की है और बी की है, सी तो एम ई बस सर्विसेज का लिखा हुआ है। देखिए, सिनेरियो बना लेते हैं। जनवरी, फरवरी। सर, ऐसा हो सकता है कि आप जनवरी में गुड्स डिलीवर कर दें और कैश इन चीज़ों का फरवरी में आए, ये भी हो सकता है कि चीज़ें पहले दे दी, पैसे अगले महीने आ गए। और दूसरा सिनेरियो ये भी बन सकता है कि आपको कैश पहले आ गया मार्च में, चीज़ें आपने बाद में डिलीवर की। अब सवाल यह है कि एक एग्जाम्पल में कैश पहले आ रहा है, एक एग्जाम्पल में चीज़ें पहले जा रही हैं, तो सेल्स टैक्स कब लगेगा। देखिए, लॉ बड़ा सिंपल है, वो कहता है अर्लियर। दोनों में से जो काम पहले होगा, सेल आप उस महीने में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस केस में जनवरी में आएगी सेल और इस केस में मार्च में आएगी सेल। तो अर्लियर ऑफ गुड्स डिलीवर्ड या कैश रिसीव्ड, ठीक है, दोनों में से जो काम पहले हो जाएगा आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक सिनेरियो और भी बन सकता है, ये मैं आपके सामने लिखता हूं। ओके जी, एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि आपको फोन करके कह दिया जाए, सर आपकी चीजें तैयार हैं, आकर ले जाएं। आपने कहा अगले महीने आकर लूंगा, अगले महीने आपने चीजों की डिलीवरी ली और कैश आपको रिसीव हुआ मार्च में, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि अप्रैल में आपने कैश रिसीव कर लिया, मई में आपने कस्टमर को कॉल करके कहा कि सर आपकी चीजें रेडी हैं, आकर ले जाएं, और जून में एक्चुअल में चीजें डिलीवर हो गई। ठीक हो गया, ये भी सिनेरियो बन सकता है। सर याद रखिएगा, अगर तो सवाल में सिर्फ दो बातों का जिक्र है, कैश रिसीव्ड और गुड डिलीवर्ड, दोनों को कंपेयर कर लेना है, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर सवाल के अंदर मेड अवेलेबल का भी जिक्र हो जाता है, तो सबसे पहला काम आपने यह करना है, गुड्स डिलीवर्ड को इग्नोर कर देना। जब भी सवाल में मेड अवेलेबल का जिक्र होगा
तो गुड्स डिलीवर्ड को इग्नोर कर देना है, फिर कंपैरिजन होगा मेड अवेलेबल का और कैश का। तो विच एवर इज अर्लियर, ये और ये। ठीक होगी बात? तो अगर सवाल में मेड अवेलेबल का जिक्र है तो कंपैरिजन होगा कैश रिसीव्ड और मेड अवेलेबल का, और अगर सवाल में मेड अवेलेबल का जिक्र नहीं है तो फिर आपने गुड्स डिलीवर्ड और कैश रिसीव का कंपैरिजन कर लेना। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? ऑल गुड। तो सर वो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के केस में द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड और द टाइम व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो सर इस सिनेरियो में गुड्स डिलीवर्ड और कैश रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर आपको ये करना पड़ेगा। विच एवर इज अर्लियर उस महीने में सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक होगी बात? लेकिन अगर साथ ही साथ हमारे पास मेड अवेलेबल का जिक्र आ जाए तो हम कहेंगे द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, या मेड अवेलेबल हो जाए तो फिर आपने गुड्स डिलीवर्ड को इग्नोर कर देना है और मेड अवेलेबल और कैश रिसीव को कंसिडर करना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मेड अवेलेबल हमेशा गुड्स डिलीवर्ड से पहले ही होता है। ऐसा हो सकता है कि आपको जनवरी में फर्नीचर डिलीवर किया जाए और फरवरी में कॉल करके कहा जाए सर आपका फर्नीचर तैयार है आके ले जाए। नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। कभी भी मेड अवेलेबल गुड्स डिलीवर्ड के बाद नहीं हो सकता। ओके, तो टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, या फिर व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर दैट सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले है उस महीने में आपने सेल रिकॉर्ड कर देनी है। दूसरा मसला भी हमारा हल हो गया। सेल है या नहीं है कल पढ़ लिया था, किस महीने की सेल है आज पढ़ लिया। और अगर आपने लीज पे चीज ली होगी तो कल पढ़ा था ना, लीज पे चीज लेना भी एक सप्लाई है। अ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। वो कहता है जिस महीने में एग्रीमेंट हुआ है ना उस महीने की सेल है। तो किसने जब मर्जी आए, मुझे इससे कोई नहीं है। एग्रीमेंट जिस महीने में हुआ सेल उस महीने की। बात समझ आ गई? ठीक है, तो अगर सप्लायर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट कल डिसाइड हो गया था कि सेल है, सप्लाई है, इस पे सेल टैक्स लगेगा, तो सर किस महीने में लगेगा? जिस महीने में एग्रीमेंट होगा। बात समझ आ गई? ऑल गुड, आगे चलते हैं। अच्छा, सर्विसेज के केस में एक ही सर्विस है भाई, एक ही सर्विस है जो यहां पे फॉल करती है। टाइम इट एट विच द सर्विसेज आर रेंडर प्रोवाइडेड, टोल मैन्युफैक्चरिंग, कल आपसे बात हुई थी। वो कहता है जिस समय पे आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, जिस महीने में आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, उस महीने में आप उस सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे। बात समझ आ गई? कोई सवाल? कोई सवाल? ओके, ये एग्जांपल्स बनी है आपके सामने, बोर्ड पे भी यही बनी है, तो मेरे ख्याल में ये भी आप देख सकते हैं। जब वो आपको सर्विसेज देगा, देखें सर्विसेज वो आपको कब देगा? वो तभी देगा जब जाहिर बात है उसने चीजें बनाकर तैयार कर ली होंगी। यही होगा ना, जब उसने चीजें बनाकर तैयार कर ली होंगी। सर्विसेज तो रेंडर तब हुई ना, अगर चीजें अभी तैयार ही नहीं हुई तो सर्विसेज तो पूरी नहीं हुई। हो गई। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, लॉ ने कहा था जब वो चीजें बनाकर देगा ना तब सप्लाई है। तो इसका मतलब है बना के रखनी, शायद वो यहां पे फॉल नहीं करेगा। कल पढ़ा था ना, सप्लाई करेगा, तो जब वो सप्लाई करेगा ना तब सर्विसेज वाली बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कभी कभार ना पार्ट पेमेंट भी मिल जाती है। पार्ट पेमेंट से क्या मुराद है, ये मैं मिटा दूं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। पार्ट पेमेंट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे जनवरी है और फरवरी है, टोटल वैल्यू थी लाख, आपने 50,000 जनवरी में रिसीव किया और बकाया 50,000 फरवरी में रिसीव किया, और साथ ही साथ गुड्स भी फरवरी में डिलीवर हो गई। ये पार्ट पेमेंट होती है कि पार्ट पेमेंट आपको पहले रिसीव हो जाए। वो कहता है इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर अ सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड। वो कहता है कि अगर आपको पार्ट पेमेंट किसी महीने में मिली है ना, उस पर टैक्स उसी महीने में होगा। मतलब जनवरी में आपने 50,000 पे टैक्स देना है,
और बकाया 50,000 पे आपने फरवरी में टैक्स देना है। मेरे हाल में लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। हमने पढ़ लिया अर्लियर ऑफ कैश रिसीव्ड गुड डिलीवर्ड, तो 50,000 कैश पहले आ गया, उस पर 18% दे दें और बकाया फरवरी में पे कर दें। मेरे हाल में कोई मसला तो नहीं है। लेकिन पॉइंट 2 जो है ना, ये बड़ा जालिम पॉइंट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड ड्यूरिंग विच द एग्जेम्पशन इज विड्रॉन। ये देखें, एग्जेम्प्ट के बारे में वो कहता है कि जनवरी फरवरी, लेट्स अज्यूम आप फर्नीचर बेचते हैं और फर्नीचर किसी भी वजह से लॉ ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इस पे सेल टैक्स नहीं है, और आपको 50,000 यहां पे रिसीव हो गया और बकाया 50,000 आपको यहां पर रिसीव हो गया और गुड्स भी यहीं पर डिलीवर हुई। अब यहां पे फर्नीचर एग्जेम्प्ट है और 31 जनवरी को नोटिफिकेशन यहां पर आता है कि 1 फरवरी से फर्नीचर टैक्सेबल है। अब असूलन बात क्या बननी चाहिए? बात यह बननी चाहिए कि चूंकि ये 50,000 एग्जेम्प्ट था इस पीरियड में, तो एग्जेम्पशन हो गई, इस पे कोई टैक्स नहीं है, और बकाया 50,000 आपको फरवरी में मिला है, इस पे टैक्स होना चाहिए, यानी कि ये नो टैक्स वाली बात हो जाए और इस पे आपको 18% लग जाए। लॉजिक तो यही कहती है, क्या ख्याल है? लॉजिक यही कहती है ना। लेकिन सर लॉ मेकर ऐसे नहीं चल रहा। वो कहता है कि अगर आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट है ना और आपको उसकी पार्ट पेमेंट मिल गई है और किसी वजह से गुड्स डिलीवर्ड वाले महीने में वो टैक्सेबल हो जाती है, तो सर आप फरवरी में पूरे लाख पे टैक्स देंगे। अजीब सी बात है। तो ये उस सूरत में है कि अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई इट शैल बी अकाउंटेड फॉर। एग्जेम्प्ट सप्लाई जनवरी में एग्जेम्प्ट है सर 50,000, लेकिन इसको अकाउंट फॉर कब किया जाएगा, लिखा कब जाएगा, टैक्स कब दिया जाएगा? इन द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड ड्यूरिंग विच एग्जेम्पशन इज विड्रॉन फ्रॉम सच सप्लाई। एग्जेम्पशन फरवरी में विड्रॉ हुई, वो कहता है एग्जेम्प्ट को फिर उस महीने में अकाउंट फॉर किया जाएगा जिस महीने में एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई। बात समझ आई? तो एग्जेम्पशन चूंकि फरवरी में विड्रॉ हुई है तो आपने फिर इसको फरवरी में ही रिकॉर्ड करना है, तो फरवरी में पूरे लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो ओके, अजीब सा पॉइंट है सर जी। फिर कोई मसला नहीं, फिर आप जनवरी में जितनी अमाउंट मिली है उस पर आप टैक्स देंगे। इस बारे में कानून खामोश है कि जनवरी में टैक्सेबल, फरवरी में एग्जेम्प्ट, फिर आप जनवरी में जितना कैश मिला उस पर टैक्स पे कर देंगे, फरवरी वाले पे नहीं पे करेंगे, फरवरी पे नहीं करेंगे आप, बिल्कुल ऐसे ही। लॉ इस बारे में खामोश है, लॉ इस बारे में खामोश है। क्या चीज? इसलिए कि जनवरी में 50,000 आपको मिले हैं ना और उस वक्त टैक्सेबल है, तो जनवरी में अगर टैक्सेबल है 50,000 मिले हैं तो 50,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। फरवरी में नहीं देना पड़ेगा क्योंकि फरवरी में एग्जेम्प्ट हो गई। आप एग्जाम्पल की बात कर रही हैं, हाँ, तो फरवरी में फिर नहीं देना पड़ेगा, उस बारे में लॉ खामोश है। ऐसा वैसे कम ही होता है, एग्जेम्पशन बढ़ती नहीं है, हमेशा कम ही होती है। कम से कम मैंने अपने करियर में चीजों पे एग्जेम्पशन खत्म होते ही देखी है, लगते कम ही देखी है। शायद ही कोई मैंने देखा हो कि एग्जेम्प्ट होती हैं चीजें, एग्जेम्पशन खत्म ही होती है। ठीक है सर। कंपनी की डेफिनेशन मैंने आपको कल ही कहा था कि पढ़ लीजिएगा, सेम है। तीसरा इशू हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला, आ जाइए इस पे। सर इस टॉपिक के बाद ना मेरे ख्याल में सिर्फ 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स ऐसे बचते हैं जिनमें थोड़ी सी जरा समझने वाली चीजें हैं, बाकी सेल टैक्स सारे रीडिंग वाला है। ठीक है, इसके अंदर कुछ बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, फिर आगे भी 2 4 5 पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे चीजें समझनी पड़ेंगी, वरना बाकी सारा कुछ प्योर रट्टा है और प्योर रीडिंग है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। जिन लोगों को रट्टा ज़रा सुकून वाला रहता है वो कहेंगे तो अच्छी बात हुई, जान छूटी। जो लोग ज़रा रट्टे से भागते हैं उनके लिए ज़रा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वही कुछ ऐसा है कि आपसे एजम्पशन आपसे ली जाती है कि आपने कानून याद करना है। हालांकि मेरे ख्याल में टेस्टिंग इससे बेहतर हो सकती है अगर आपका पेपर ओपन बुक कर दिया जाए, लेकिन वो पेपर जो आएगा ना फिर वो बताएगा भी कि ओपन बुक है। लेकिन देखें असल चीज़ तो वही है ना, असल चीज़ तो वही है। अगर आपको मार्केट के लिए तैयार होना है तो मार्केट में तो इस तरह के रट्टे नहीं ना आते। मार्केट में तो सिचुएशन कोई भी बन जाती है, कुछ भी बन जाता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने असल कानून कैसे पढ़ना है, उसको लिंक कैसे करना है दूसरे सेक्शंस के साथ।
याद करके चले जाना, ये टैक्स की टेस्टिंग नहीं हो रही है आपकी, इसकी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये सिर्फ इसकी टेस्टिंग हो रही है कि ये किसका कितना स्ट्रांग है। ठीक है, टैक्स की टेस्टिंग नहीं हो रही। एनीवेज, शायद कभी बेहतरी हो जाए। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेल क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन, किस महीने में रिकॉर्ड करनी है टाइम ऑफ सप्लाई, किस वैल्यू पे 18% लगाना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, हमारा न्यूमेरिकल। वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टैक्सेबल सप्लाई, जारी बात है जो सप्लाई टैक्सेबल होगी वैल्यू भी उसी की होगी ना, एग्जाम की वैल्यू निकाल के हमने क्या करना। The consideration in money including all federal and provincial duties and taxes which the supplier receives from the recipient but excluding the amount of tax। बड़ा ही सिंपल सी बात उसने की, उसने कहा किसी भी चीज को बेचने पे जो पैसे वसूल करते हो, तमाम ड्यूटीज तमाम टैक्सेस मिलाकर वही उसकी वैल्यू है, बस आपने सेल टैक्स शामिल नहीं करना, सेल्स टैक्स शामिल नहीं करना आपने। हाँ, रिटेल प्राइस कुछ और थी, वो प्राइस थी जो कि इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है जिस पे वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगी, वो प्राइस थी। ये वो प्राइस है जो कि आपको रिसीव होती है। 100 रुपए की चीज थी, आपको 90 मिल गए तो 90 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वहां पे प्राइस एक दफा फिक्स होगी 100 रुपया, तो उसने 100 ही रहना है, वो आप चाहे 30 की भी दे देंगे, रहना उसने 100 ही है। समझे आप सर? ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड रिटेल प्राइस। और चले भाई ने बात कर ही दी, आपको ये भी बता देता हूँ, थर्ड शेड्यूल वाली आइटम्स याद है, सेक्शन 21 में देखा था थर्ड शेड्यूल, फिर रिटेल प्राइस में भी देखा था थर्ड शेड्यूल। एक जुमला बस अभी लिख लें, समझ 1-2 दिन बाद आएगा, ये टेबल थर्ड शेड्यूल वाली आइटम्स पे नहीं लगता, ये कहीं लिख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये टेबल थर्ड शेड्यूल वाली आइटम्स या प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता। This table is not applicable on third schedule goods. ठीक है मेरे भाई, चलिए जी, जबरदस्त हो गया, चलें फिर आगे। अच्छा जी, जी भाई, वैल्यू सप्लाई वो पैसे होते हैं, वो अमाउंट होती है जो आपको किसी भी चीज को बेचने पे मिलती है। ये तो आसान बात है ना, आईकैप का आसान बातों से ताल्लुक थोड़ी है, असल बातें तो नीचे टेबल में शुरू हो रही हैं, पेपर तो टेबल से आने, ऊपर से थोड़ी आना है। ले सर, पहला रोला, इफ कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई इज फुली और पार्टली इन काइंड, अगर आपको किसी चीज के बदले पैसे ना मिले, चीजें मिल जाएं, या आधे पैसे आधी चीजें मिल जाएं, फिर क्या होगा? वो कहता है उसकी वैल्यू होगी ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। यानी कि आपको क्या, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, 18% टैक्स आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगाना, तो ये जहां जहां लिख रहा है ना एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, वो जाहिर बात है टैक्स की अमाउंट थोड़ी शामिल होगी, वो वैल्यू निकलेगी तो टैक्स होगा ना, तो इसलिए बोंगी मारी हुई है इसने। वैल्यू सप्लाई का मतलब होता है वो वैल्यू जिस पे आपने 18% लगाना है। बात समझ आ गई? तो सर अगर पार्टली इन काइंड है या पूरी इन काइंड है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और जो चीज आप बेच रहे हैं ना उसकी ओपन मार्केट प्राइस ले लेनी। तो अगर आपने मेहरान दी है और आगे से आपको मर्सिडीज मिल गई है, तो सर मर्सिडीज का कुछ नहीं देखना, मेहरान की ओपन मार्केट प्राइस क्या है, वो अगर 60 लाख रुपया है तो 60 लाख पे 18% लगा दो। ओके, इफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर फुफ्फो के बेटे, एसोसिएट्स यही होते हैं ना, मेरे से बेहतर अब आपको डेफिनेशन पता है, तो अगर ये आपस में के बेटे हैं, एंड सप्लाई इज मेड एट नो कंसिडरेशन, फुफ्फो आपके बेटे से पैसे लूंगा मैं, कैसी बातें करती हैं फुफ्फो, नॉट पॉसिबल फुफ्फो, कोई पैसे नहीं लिया आपने, या फिर एट अ कंसिडरेशन लोअर देन ओपन मार्केट प्राइस, या आपने मार्केट से कम पैसे लिए हुए हैं, तो कमिश्नर कहेगा यार फुफ्फो होंगी तुम्हारी होंगी, मेरी तो नहीं ना है, मुझे तो ओपन मार्केट प्राइस पे ही 18% चाहिए, तो आपने टैक्स ओपन मार्केट प्राइस पे देना। बड़ी जिंदगी सुकून है, कोई बात नहीं सर हर बात पे ओपन मार्केट प्राइस लगा देंगे, कोई बात नहीं, जरा चौथे पॉइंट पे पहुंच लें, ये पहले 3 पॉइंट में ही बस ओपन मार्केट प्राइस है, आगे सब कुछ चेंज है। इफ टैक्सेबल सप्लाई इज मेड टू आम जनता ऑन किस्तों पे इंक्लूडिंग सरताज,
सर जी आपने मार्कअप समेत चीजें बेची हैं किस्तों पे, किस्तों पे तो हायर परचेज नहीं होता। अब देखें जरा, हायर परचेज सेल है, सप्लाई के डेफिनेशन में लिखा हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है हायर परचेज का, जिस महीने में एग्रीमेंट हुआ, और वैल्यू क्या होगी, वो कहता है ओपन मार्केट प्राइस। किस्तें कुस्तें मुझे नहीं पता, छोड़ो दफा करो, कितनी किस्त आएगी, टोटल कितनी किस्तें आएंगी, लीव एवरीथिंग। आज जो उस चीज की ओपन मार्केट प्राइस है, एग्रीमेंट वाले दिन जो ओपन मार्केट प्राइस है, बस उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसने जिंदगी सुकून में रखी हुई है। वो कह रहा है टोटल किस्तें छोड़ो, टोटल पेबल छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बस ओपन मार्केट प्राइस पकड़ो, खत्म हुई बात। और वो भी किस दिन, जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ है। सही हो गया? ओके ब्रो। हाँ अब जिंदगी में जरा तब्दीली आई है ना। इन केस ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड, क्या मतलब है इसका? 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए ट्रेड डिस्काउंट हुआ और आपने 90 की बेच दी। सवाल यह है कि आप जब चीज बेचेंगे तो क्या टैक्स 100 पे लगेगा या 90 पे लगेगा? डिस्काउंट से पहले वाली वैल्यू पे लगेगा या डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा? पहले वाली पे। कानून पढ़ते हैं, आपको कुछ नहीं पता। इन केस ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड, वो कहता है कि वैल्यू सप्लाई होगी दी डिस्काउंटेड प्राइस। ये बात कर रहा है वो, ये नहीं कर रहा वो कह रहा है जाओ माफ किया तुम्हें, डिस्काउंटेड प्राइस। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, शराइत है कुछ। प्रोवाइडेड दैट टैक्स इनवॉइस शोज द डिस्काउंटेड प्राइस। सर आपने जो कस्टमर को बिल इशू करना है ना, उसके ऊपर ना डिस्काउंटेड प्राइस होनी चाहिए। ऊपर लिखा हो 100 लिस्ट प्राइस, नीचे लेस किया हो आपने डिस्काउंट, और फिर आपने डिस्काउंटेड प्राइस शो की हो 90। ये काम करना है आपने, बिल के ऊपर लिखना है। ये नहीं है कि डायरेक्ट ही 90 का बिल बना दिया, सॉरी, लिखनी है प्राइस। ओके, एंड द रिलेटेड टैक्स, और इसके ऊपर जारी बात है जो टैक्स बनता है वो फिर आपने 90 पे 18% लगाना है। मेरे ख्याल में 16 बनता है, मैं वैसे असम्पशन ले रहा हूं, गलत भी हो सकता है। और तीसरा आखिरी शर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द डिस्काउंट अलाउड इज इन कंफॉर्मिटी विद द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सर आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर वो डिस्काउंट नॉर्मल होना चाहिए। अब अगर आप चले जाए ना, मिसाल के तौर पे पर्ल कॉन्टिनेंटल, अगर आप उसकी ऐप के थ्रू बुकिंग करवाएं ना, तो गालिबन मुझे लगता है वो 25% आपको या 30% ऑफ आपको देता है वो। ठीक है, अगर आप होटल की बुकिंग कराएं ना, अपने यहाँ पे ऐप डाउनलोड करें, रूम बुक करवाएं, तो वो 30% आपको डिस्काउंट देता है। ये उनकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, समझ आती है। लेकिन किसी दिन उन्होंने कहा कि चलो इस दफा 80% है, दिस इज नॉट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। फिर नहीं, फिर डिस्काउंटेड प्राइस नहीं, फिर पूरी पे। तो डिस्काउंट जो है वो आपकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में होना चाहिए। जैसे कॉलेज है, कॉलेज नॉर्मली, वैसे कॉलेज इस में नहीं आता क्योंकि सर्विसेज पे तो सेल टैक्स नहीं लगता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ना कंफर्मिटी बता रहा हूं कि कॉलेज 25% ऑफ दे ही देता है। प्रैक्टिस है जी, अच्छा आपके इतने नंबर हो गए तो चले 25% ऑफ, नॉर्मल है, ठीक है, मान ली बात। लेकिन अगर ये किसी को 50 दे देंगे, 60 दे देंगे, 70 दे देंगे, तो सर भी मसला है, फिर इशू है। ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है। तो बहरहाल पेपर में आपसे ये तो नहीं जज करवाया जाएगा कि बताओ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है या नहीं है, आपको क्लियर बता दिया जाएगा। आपने बस हालात, सवाल का सिनेरियो पढ़ के ये फैसला करना है कि ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है या नहीं है। बात समझ आ गई? सर ऑल गुड, सब अच्छा है, जबरदस्त हो गया। तो दो बातें होनी चाहिए, सॉरी 3 बातें होनी चाहिए। डिस्काउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट इनवॉइस पे होनी चाहिए, टैक्स इनवॉइस पे होना चाहिए, और डिस्काउंट जो है वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक होना चाहिए। सर यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। नहीं नहीं मिलेगा, पूरे 100 पे लगेगा फिर। अगर ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है ना, तो पूरे 100 पे लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त, खुश बड़ा लग रहा है आज माशाल्लाह। नाश्ता करके आए? क्या करके आए? ये देख ना, पराठे चल रहे हैं इधर, अन्नी मची हुई है इधर। वो घर भी नहीं जाता, कहता है मैं नहीं जाना घर, इधर मुझे पराठे मिल रहे हैं। जी जी, हाँ तो 20 मिल जाएगा, 30 डिसला हो जाएगा। ऐसी एग्जांपल्स हम करेंगे, ऐसी एग्जांपल्स करेंगे जब वो कहेगा कि नॉर्मल डिस्काउंट 10% था, आपने 25 दे दिया, तो हम 15% वापस कर लेंगे और 10% दे के जो बनता है उस पर लगा देंगे टैक्स। आगे चलें जी। अगर रिश्तेदार भी हो, ट्रेड डिस्काउंट भी दे दे, ओपन मार्केट प्राइस, हाँ ओपन मार्केट प्राइस, और उसमें से डिस्काउंट माइनस करके हो जाएगा।
ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ओपन मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर अलाउ हो जाएगा वो। अच्छा, अगला जवाब आपने ही मुझे देना है, मुझे तो नहीं पता। वो कहता है इन केस ऑफ अ स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द वैल्यू सप्लाई। वो कहता है कि ऐसी स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शन है कि समझ ही नहीं आ रही कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। क्या कोई ऐसी चीज आपके हाथ लग गई जिसका मार्केट में दुनिया को पता नहीं है, जादू आपके हाथ लग गया, जादू दूसरी दुनिया से आया हुआ है, समझ आए गुड्स है, समझ आए गुड्स है, ठीक है, उस पर सेल टैक्स लगता है, आपने वो बेचना है, अब समझ ही नहीं आ रही इसकी वैल्यू क्या है, अब किस पे 18% लगाए, लॉ कहता है ओपन मार्केट प्राइस। यही तो मेरा भी सवाल है, जब पता ही नहीं लग रहा उसकी वैल्यू क्या है, वो कह रहे नहीं मार्केट में जाके देख लो क्या वैल्यू है। तो ठीक है सर, नीलामी में खड़े हो जाएं, आधा पौना घंटा देखें, जो वैल्यू उसकी लगती है सबसे ज्यादा वही लगा दें, फिर यही हो सकता है। मेरे पास तो इसका और कोई जवाब नहीं है। तो अगर ट्रांजैक्शन की नेचर कितनी कुछ स्पेशल है कि वैल्यू पता नहीं लग रही, तो मार्केट में जाके पता कर लें, वैल्यू पता लग जाएगी। स्पेशल नेचर ये जादू वाली होगी ना, कोई देखे क्या हो सकती है, मेरे ख्याल में शायद इस तरह की कोई ना कभी मैंने प्रैक्टिकली देखी है, ना मेरे जहन में कोई आ रही है। चले मैं कोई एक बना लेता हूँ, हो सकता है ऐसे हो सकता हो, जैसे ये बात पहले भी हुई थी कि ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, इनकी मशीनरी स्पेशल होती है, ये सिर्फ अपनी ही गाड़ी जो है ना सिविक ही बना सकते हैं। या चले छोड़े एक और मिसाल लेते हैं, ये PIA का कोई जहाज है, वो उन्होंने बेचना है, वो किसने खरीदना है, कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, बाहर वाले वैसे नहीं खरीदेंगे, और पाकिस्तान में किसी ने नहीं खरीदना, क्या करें बेचारे, तो मार्केट में बोली लगवा लें उसकी, जो कीमत लगेगी मार्केट में जहाज की वही है। हो सकता है किसी ने रेस्टोरेंट बनाना हो, कोई खरीद ले, स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शन है ना जहाज बेचना, कि PIA जहाज बेच रहा है, किसी को चाहिए तो बताए, आपने सोचा चलो कहीं पर जहाज खड़ा करके ना तो उसके अंदर रेस्टोरेंट बना लेते हैं, जैसे बना भी हुआ है यार, बना हुआ है, आप ये चबुर्जी में जो जहाज खड़ा है उसमें रेस्टोरेंट है, सुना एक मूवी शूवी भी दिखाते हैं अंदर, मैंने पता नहीं है। फिर इस तरह एक उधर चित्राल में भी है, चित्राल में भी एक है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे हैं ये, और ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप कोई जहाज लेके ना उसके अंदर रेस्टोरेंट बना दें, बड़ा एक अजीब ही होता है वो। तो हो सकता है, तो फिर ओपन मार्केट प्राइस, ठीक है, पता नहीं अब क्या कैसे ओपन हो जाएगा, पता लगे ना, स्पेशल नेचर यही होगी। फिर आगे चले, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, चीजें जब बाहर से आएंगी तो हमने पढ़ा था कि उस पर भी सेल टैक्स लगेगा। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, ऐसे ही है, एक्सक्लूडिंग दो स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। सर थर्ड शेड्यूल वाली चीजें उसने सिर्फ लिखा इस पॉइंट के आगे हुआ है, लेकिन मैंने आपको सब पे निकलवा दिया कि यहां कहीं पे भी थर्ड शेड्यूल वाली चीजें नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ही और है, वो बात करेंगे उस पर, ठीक है। अच्छा जी, इंपोर्टेड चीजों में क्या होगा, इंपोर्टेड चीजों पे देखें सर, ये मुझे याद पड़ता है कि हमने इसका जिक्र किया था। असल में पहले ये होता था कि जो चीज आपने बाहर से मंगवाई है ना, वो जितने की मंगवाई है उसके ऊपर 18% लगता था, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज मंगवाई है मिसाल के तौर पे 100 रुपए की, तो आप उसके ऊपर ड्यूटीज टैक्सेस पे करेंगे, कस्टम ड्यूटी पे होगी मिसाल के तौर पे 20%, और एक्साइज ड्यूटी पे होगी मिसाल के तौर पे 10%। तो वैल्यू बन गई 130, और आप इस पे सेल टैक्स लगा देंगे 18%। तो 130 का 18% एज्यूम कर लें, 20 रुपए बनता है, तो सर ये 150 बन गया। तो आपको 1 2 3 ये 3 चीजें हुकूमत को पे करनी पड़ती थी, और फिर ये चीजें आपको मिलती थी और आप इनको अपनी फैक्ट्री ले जाते थे। अच्छा, लोगों के जहन में ना एक शैतानी ख्याल आया, उन्होंने कहा कि ये परसेंटेज इस पर लग रही है, ये परसेंटेज भी इस पर लग रही है, और जारी बात है जब ये अमाउंट आएगी तो इस पर परसेंटेज लगेगी, अगर मैं किसी तरीके से ये परसेंटेज कम कर दूं तो कितना बेहतर रहेगा। आपने बात की अपने सप्लायर से, और सप्लायर को कहा कि यार तू मुझे ना 100 रुपए की इनवॉइस ना भेज, तू मुझे 10 रुपए की इनवॉइस भेज दे। उसने कहा क्या मतलब है 10 रुपए की, या तू भेज यार मुझे 100 रुपए, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पैसे तुम्हें 100 ही मिलेंगे, तुमने उसकी टेंशन नहीं लेनी, तुम इनवॉइस 10 रुपए की भेजो। लीजिए इनवॉइस आ गई 10 रुपए की, अब इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी दो 20%, और ये 1, ये 13 हो गया। 13 का अगर 18% लेंगे ना, तो मेरे ख्याल में ये बनेगा तकरीबन कोई 3 रुपए, मिसाल ले लो, और 16। अब गवर्नमेंट को यहां पे कितने गए हुए हैं, 50 रुपए,
यहां पे कितने गए हैं 6 रुपए, तो आपने सीधा सीधा 44 रुपए का टैक्स चोरी कर लिया, जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए था टैक्स चोरी हो गया। ये 44 तो आपने डाल लिए जेब में अंडर इनवॉइसिंग करके। अब दूसरा मसला आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन चलें आपको बता देता हूं। जब 10 रुपए की इनवॉइस आई है ना, तो पाकिस्तान में असूल यह है कि आपका बैंक उतने ही पैसे बाहर भिजवाएगा जितने की इनवॉइस है। तो वो कहेगा सर चूंकि इनवॉइस 10 रुपए की है तो मैं तो 10 रुपए ही बाहर भिजवा रहा हूं, तो वो 10 रुपए बाहर भेज देगा, बाकी रह गए 90 रुपए। अब वो 90 रुपए बाहर कैसे जाएंगे जानने के लिए देखिए। अच्छा, ये बस गलत तरीके से ना बस, ठीक है, आगे आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये उस तरीके से जाएंगे, तो सप्लायर को तो पैसा चाहिए, उसको मिल जाएगा, और आपने देखें टैक्स। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट जब वो देखते हैं ना, तो इंपोर्ट जो होती है उसकी फेयर वैल्यू कुछ और होती है, असल वैल्यू इतनी नीचे गई होती है क्योंकि लोगों ने अंडर इन्वेस्टिंग की होती है। लेकिन इसका मसला भी उन्होंने निकाल लिया हुआ है। वो कहते हैं भाई देखो, तुम जो वैल्यू बताओगे ना हम वो मानेंगे ही नहीं, जो मर्जी कहते रहो, हम खुद वैल्यू असेस करेंगे, हम खुद वैल्यू असेस करेंगे। अब जारी बात है, कोई भी चीज़ है, अब तो आप गूगल पे लिखें उसका रेट मिल जाता है, जो मर्जी करे। वो कहेंगे हमने गूगल किया इसका रेट 100 रुपये है, चल भी फारग हो जाता, तेरी इनवॉइस हमें नहीं चाहिए, साइड पे कर ले। तो सिंपल सी बात है, अब कस्टम्स वालों ने वैल्यू असेस करनी और उस पर रेट्स लगा देने, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द वैल्यू डिटरमिन अंडर कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स वालों ने जो वैल्यू डिटरमिन की उसके अंदर कस्टम ड्यूटी ऐड करें, उसके अंदर एफईडी ऐड करें, और टोटल पे 18% लगा दें, वो वैल्यू है। तो ये आपकी वैल्यू सप्लाई बनेगी। ये जो करेंगे ना, इसमें आप ये ऐड करें, इसमें ये ऐड करें, तो ये जो आएगा ना, दिस इज वैल्यू सप्लाई। अगेन वैल्यू सप्लाई वो अमाउंट है जिस पे 18% लगना है, ठीक हो गया। तो दिस इज वैल्यू सप्लाई। सवाल यहां तक कोई सवाल? सब अच्छा है। 1 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू कर लें, छोटी सी ब्रेक है। वो साथ वाला बात नहीं कर रहा यार, बात करना उससे यार, वो स्कूल वाले और प्ले ग्रुप वाले वो बात करना चाह रहे तेरे से, करना, वो कर रहा है बात। पूछे साथ वाले से कितनी तैयारी हो गई है टैक्स की, पूछना यार, तुझसे पूछ नहीं रहा तुझसे, पूछ अभी पूछ कितनी तैयारी हो गई है। नहीं हुई तैयारी, कुछ भी नहीं पढ़ा, अस्तगफिरुल्लाह। आप पूछे साथ वाले से। कुछ लोग बताते नहीं है, वो कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं आता, मर गए, लुट के बर्बाद हो गए, और पहली अटेम्प्ट में पूरा सीए किया होता है। यार ज्यादती नहीं है ये, है ना, गलत बात है। फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पेपर से निकल के पेपर डिस्कस करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पेपर में जाने से पहले पढ़ रहे होते हैं। दूर रहा करें ऐसे लोगों से। मैं तो दूर रहता था, मैं कहा यार कौन पेपर से पहले पढ़े हो, 10 मिनट पूरा 6 महीने नहीं पढ़ा तो 10 मिनट पढ़ के क्या कर लोगे, क्या झंडे गाड़ लोगे। फिर पेपर से निकल के गोली मार दिया करें ऐसे लोगों को। एक तो पेपर हो गया, ऊपर से डिस्कस करी जा रहे हैं, और अगला पेपर खराब करना है हमारा। ऐसे ही है ना, दूर रहा करें, दूर दूर, पढ़े लिखे लोगों से कोई ताल्लुक दूर। हाँ ऐसे ही है, बड़े लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े अक्सर लोग हैं। एक मेरा दोस्त है ऐसा, अब तो खैर वो पास हो गया। ओ यार मुझे तो आता ही कुछ नहीं, मैं तो पढ़ता ही कुछ नहीं, सी फैब के 5 पेपर इकट्ठे निकाल गया। मैं कहा तू पहले इधर आना, तू पहले इधर आना। अच्छा हुआ क्या जब मेरा तो भाई तो फिर था ना, भाई था, फेल हो गया सी फैब में, उसका क्वालिफाई हो गया, उसका मुझे फोन आया, तो मजे भी लेते हैं ना। हाँ भाई क्या बना तेरा, यार भाई के 2 पास हो गए, तब मेरे पता नहीं 2 पास हुए थे कि 1 पास हुआ, तो फिर ऐसे होता है कि यार 2 पास हो गए 2 फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। बड़ी आवाज़ार आवाज़ में, बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, सुन भी रहा है तो अच्छी बात है। यार कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मैंने कहा तू क्यों इतना आवाज़ आ रहा है, नहीं नहीं यार मैं तो तेरे लिए आवाज़ आ रहा हूँ, मेरा तो क्वालिफाई हो गया। मैं कहा यार तूने 5 दिए थे, तू 5 में पास हो गया। कहता है हाँ 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 मैं तो तेरे लिए बड़ा हुआ, तो निकल जाए यहाँ से, मुझे फोन ना करी दोबारा। यार मर्जी है तेरी, एक तो मतलब हद हो गई। पूछ रहा था कितने नंबर आए, पढ़ा नहीं था तूने, ये नहीं किया था, यार मजे ले रहा है यार तू, एक तो फेल हो गया, टेंशन में ऊपर से बातें कर रहा है। ऐसे भी लोग, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन सब अच्छे लोग होते हैं, सब अच्छे लोग होते हैं। नहीं सर, दो ये तो बच्चों के लिए किया हुआ है ना, लेजेंड्स लेजेंड्स 4 पेपर इकट्ठे विदाउट छुट्टी,
30 से नीचे फेल नहीं होना, वरना सारे फेल। ठीक है, हाँ जी सर, हमने फेल भी इज्जत से होना होता था। बदतमीजी से फेल होते थे ना, वो पास वाले भी फेल कर देते थे। हमें नंबर नहीं मिलते होते थे, हमें ग्रेड्स मिलते थे। ABC पास, R इज रेफर, R मींस योर नंबर्स आर बिटवीन 31 to 49। फिर एक D होता था 31 से 21, और 21 से नीचे होता था आपका E ग्रेड। तो अगर आपका D या E आ गया ना किसी एक में, और बाकी 3 पास हैं A ग्रेड में, तो वो 3 भी फेल हो जाते थे। कि भाई आप एक पेपर में इतने बदतमीजी से फेल हुए हैं कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप 3 पास हो जाएं, आप पूरे ही फेल हैं। लगता था 4 पेपर दिए, 3 पास हो गए, एक में D या E लग गया, पास वाले भी वापस आ गए। होता है, हमने तो ऐसे सीए किया। हमारे ऊपर कोई चॉइस नहीं होती थी कि हम छुट्टी कर लें। छुट्टी भी करते थे तो बाकी तीनों फारग। अगर आपने 3 पेपर दिए हैं, चौथा पेपर आप देने नहीं गए, तो 3 पेपर भी फारग, अलाउ ही नहीं था हमें। मर्जी से पेपर दे नहीं सकते, 4 हैं 4 ही देने विदाउट छुट्टी। और ऐसे भी होता था कि मॉड्यूल E और F लेते थे ना, तो पेपर सुबह शाम होते थे। सुबह 8 से 11 एक पेपर, फिर 1 से 4 दूसरा पेपर, ये भी होता था। तो भाई मेरा पूरा सीए ऐसे हुआ भाई। ये तो बाद में आके मैं 14-15 में आके 16 में आके चीजें चेंज हुई हैं, तो मैं तो 14 तक यही करता रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो 5 वाला हिसाब है ना, उसका यही था कि 4 उसने एक मॉड्यूल के इकट्ठे देने थे, और एक उसके पास ऑप्शन, उसने कहा चलो 5 ही दे देता हूँ। तो उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। और ये जो मैंने 6 दिए थे अपने उसमें, वो भी मैंने इसी वजह से दिए थे कि 4 पूरे मॉड्यूल के देने ही देने थे। मैंने कहा चलो साथ 2 भी मिला लेता हूँ, 6 कर लेते हैं पूरे। तो मैंने 6 पेपर दिए थे। तो अब तो खैर भाई जितना आसान हो गया ना, ये तो बंदा भी चलते फिरते कर लेता। साथ डॉक्टरी कर लो तो साथ सीए भी कर लेते। एक पेपर दे दिया, 2 दे दिए, छुट्टी कर ली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बदतमीजी से फेल हो जाए, कोई टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। अब सर बड़ी आसानियां हो गई हुई हैं। एनीवेज आगे चलें। हम पढ़ते थे भाई, 4 पढ़ते थे, 4 एक मॉड्यूल में 4 होते थे। ई में 4, एफ में 4। हम सुबह 9 से 6 ऑफिस होते थे, 6 से सीधा हम कॉलेज जाते होते थे। ऑनलाइन का तो रवाज ही कोई नहीं था, क्लास में ही जाना पड़ता था। तो 6 से 9:30 क्लासेस होती थी, 9:30 से 10, 10:30 घर आते थे, फिर अपना पढ़ना शुरू करते थे, 3-4 बजे तक पढ़ते थे, फिर सोते थे, फिर सुबह 9 बजे दफ्तर। मेरी तो 3.5 साल तो नहीं है, 3.5 साल, 2 साल 2.5 साल आर्टिकल्स कैसे ही गुजरे, सबकी ऐसे गुजरते थे। और कभी कभार तो कहते थे क्लास लेके वापस दफ्तर आ जाओ, जब काम ज़्यादा होता था। ये भी काम किया हुआ है। कभी तो क्लास में जाने भी नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ। क्लास मुझे मिल जाती थी, मैं कहते थे क्लास लेके वापस आ जाएंगे, क्लास ना छुड़वाओ। कौन सा ऑनलाइन था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। तो वो सीनियर इतना रिगार्ड करते थे, कहते थे जाओ क्लास ले। खैर, तो हम तो सर फिर ऐसे ऐसी कोई जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं है कि नहीं। हाँ, चलो आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। माजरत मैं ऐसा ही हूँ। 7वें पे है। आसान लग रहा है ना अब आपको अपना सीए? अब बच्चों का यार, मतलब ये तो एवी बंदा चलो यार ये भी कर ही लेते हैं, चलो छोड़ो, वेले बैठे हैं, सीए कर लेते हैं। If there are sufficient reasons to believe that the value of supply has not been correctly declared on the invoice, AC था 2 लाख रुपए का, सिर्फ टैक्स कम करने के लिए आपने उसके ऊपर 50,000 लिख दिया। लो जी, 50,000 AC की इनवॉइसें जा रही हैं, 50,000 इंटू 18%, 50,000 इंटू 18%। हुकूमत को टैक्स चोरी होता जा रहा है, होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा यार ये ना इनवॉइस गलत बनी हुई है। गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया, आपने कहा AC होता ही 50,000 का, जो मर्जी कर लें। वो यार 50,000 का नहीं होता, होता है 50,000 का। तू एक्सपर्ट है कि मैं एक्सपर्ट हूं? कमिश्नर तू ऐसे ही बेचता है, मैं बेचता हूं? नहीं बेचता तो तू ही है, तो फिर मुझे पता ना। यार नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं ना एक वैल्यूएशन कमेटी बनवाऊंगा, कमिश्नर कह रहा है। कमेटी में कौन कौन होगा? कमेटी में होगा भाईजान कमिश्नर, कमिश्नर होगा। साथ ही साथ ना वो एसी बनाने वाली फील्ड में जितने लोग होंगे ना, जो एक्सपर्ट्स होंगे, उन 5-7 लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। फिर ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो इनवॉइस के ऊपर 50,000 लिखा है, क्या वाकई 50,000 का एसी होता है कि नहीं। वो एक्सपर्ट्स फिर बताएंगे नहीं सर ये गलत कह रहा है, ये जिस स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा है ना, इस स्पेसिफिकेशन का एसी 50,000 को ही नहीं सकता, ये तो 2 लाख रुपए का है। तो अगर कमिश्नर को भिनक पड़ गई, उसके पास सफिशिएंट रीजंस हैं इस बात का यकीन करने के लिए कि इनवॉइस के ऊपर वैल्यू ठीक नहीं है, तो फिर जो प्राइस वैल्यूएशन कमेटी बताएगी वो उसकी वैल्यू होगी। और उस कमेटी में कौन कौन होगा? कमिश्नर होगा और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है उस फील्ड के जो लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फिर बताएंगे। ठीक हो गया मेरे दोस्त? ओ बोला तो करना यार, तू पराठे खाया बोलता नहीं है। नहीं, कमिश्नर को क्यों लेना देना नहीं है, उसका टैक्स चोरी हो रहा है।
उसका टैक्स चोरी हो रहा है। मुझे आप एक बात बताएं, आपने अपने घर के मुलाजिम को दिया 1000 रुपया और उसको कहा एक जूस का डब्बा ले आ, उसने वापस आके आपको 900 रुपए की इनवॉइस दे दी और कहा 900 रुपए का जूस का डब्बा है। अब आपको इससे क्या लेना देना, वो तो आपको बिल दिखा रहा है 900 रुपए का। आप उसे कहेंगे 60 रुपए का जूस का डब्बा होता है, तू 900 की इनवॉइस ले आया। जी बड़े वाला भी 255 रुपए का है। और बताएं, ये भी मैंने खरीदे थे पीछे, इसलिए मुझे याद है। नेस्ले वाला 450 का नहीं है, वो आप ले वो नेस्वीटा, क्या है नेस्वीटा है, फ्रूट क्या कहते हैं उसे, क्या नाम, मुझे नाम नहीं पता उसका, वो ब्लू कलर का डब्बा है, नेस फ्रूटा जो भी है, वो 255 का सस्ते वाले दिया करें रिश्तेदारों को, महंगे वाले ना दिया। अच्छा सॉरी सॉरी। तो वो तो उसने आपको क्या इशू है, वो बिल ले तो आया, टेंशन है कोई टेंशन कि नहीं? हाँ तो इनवॉइस पे 900 लिखा हुआ है, उसने जूस का एक डब्बा आपको 900 रुपए का दे दिया, कोई टेंशन नहीं? प्राइस को छोड़े, दफा करें, प्राइस है ही नहीं 900 रुपए, प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए कि आपके पैसे चोरी हो रहे हैं। कमिश्नर को भी यही प्रॉब्लम है, उसको पता है 50,000 केस ही होता ही नहीं है, और उसके पास सफिशिएंट रीजंस हैं, उसको पता है कि ये गलत इनवॉइस बनी हुई है। 50% डाउन ऑफ चल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट वाला पॉइंट पड़ा अभी, कहेगा बता दो नॉर्म्स हैं, मैं मान जाता हूं। तो उसने हर तरह से ना कवर की हुई है बात। तो अगर डिस्काउंट की आप बात करें, कहेगा ठीक है मुझे बता दो, सफिशिएंट रीजंस हैं, तुम्हारी मार्केट की ट्रेड है, ठीक है, नॉर्म्स हैं, ओके कोई मसला नहीं, वो साबित कर देंगे तो वो मान जाएगा, वरना वो नहीं मानेगा, वो कहेगा भाई मेरे पैसे चोरी कर रहे हो तुम, मेरा टैक्स चोरी कर रहे हो तुम। ठीक है ना सर? ओके आगे चलते हैं। इफ गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स आर सप्लाइड टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर प्रोसेसिंग, सर ये 2 पॉइंट्स हैं, 8वां और 9वां मिला के पढ़ते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, सर वो खान साहब वाला पॉइंट याद है आपको, कल पढ़ा था कि अगर किया ने खान साहब को कोई रॉ मटेरियल दिया तो खान साहब जो उससे टायर बनाकर आगे देंगे ना, वो सप्लाई है। याद आया कुछ? तो सर यहां पे आप एक बात जहन में रखिएगा कि ये 8 और 9 ना सेम चीजें हैं, हम ये बना लेते हैं, रॉ मटेरियल और ये इनको टायर बनाकर देगा, और ये हमने कल पढ़ लिया था कि ये सप्लाई है, तो अगर सप्लाई है तो इस पे सेल टैक्स भी लगेगा। अब ये बात 8वें और 9वें दोनों में हो रही है। सर 8वां पॉइंट कहता है इन इफ गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स, लेट्स अज्यूम लॉ ये कहता है कि रॉ मटेरियल जो किया ने इमरान खान साहब को प्रोवाइड किया वो एग्जेम्प्ट है। अब यहां पे ना कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर किसी चीज का रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट है ना, तो उस रॉ मटेरियल से जो चीज बनेगी ना, वो चीज भी एग्जेम्प्ट होगी। रबर है ना, रबर देंगे जिससे टायर बनेंगे, तो अगर रबर एग्जेम्प्ट है ना, तो लोग ये समझते हैं कि रबर से जो भी चीज बनेगी ना आगे वो भी एग्जेम्प्ट होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। हो सकता है रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट हो, फिनिश गुड टैक्सेबल हो, या हो सकता है रॉ मटेरियल टैक्सेबल हो, फिनिश गुड एग्जेम्प्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसने ये बात यहां पे क्लियर कर दी है कि अगर आपको रॉ मटेरियल मिला और वो रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट हुआ, तो सर इसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, वो ओपन मार्केट प्राइस है। ठीक होगी बात? ओपन मार्केट प्राइस इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, आपने इस पर 18% लगा देना, खान साहब ने 18% लगा के टायर बेच देने, जो भी उनकी वैल्यू होगी। हाँ, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, इसी मिसाल को अगर हम यूं ले लेना कि ये किया है, ये खान साहब है, इन्होंने रॉ मटेरियल दिया, इन्होंने टायर दिए, इस एग्जाम्पल में ये टैक्सेबल है, ये 0.9 है, ये 0.9 है, ये मैं 0.9 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये 0.8 था। वो कहता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय खान साहब फॉर वैल्यू एडिशन कैरिड आउट ऑन सच गुड्स। सर रॉ मटेरियल 100 रुपए का होगा, खान साहब ने इसको मैन्युफैक्चरिंग करके 500 का बना दिया हुआ, ओके। वो कहता है कि ये जो आपने 400 रुपए की वैल्यू एडिशन की है ना, इस वैल्यू एडिशन को करने के जो चार्जेस आपने लिए होंगे उस पर वो वैल्यू सप्लाई। मिसाल के तौर पे आप चिकन लेके जाते हैं कढ़ाई वाले के पास, वो होता है 100 रुपए का, और आप कहते हैं कि इसकी कढ़ाई बना दो, वो आपको कढ़ाई बना देता है। अब वो बनी हुई कढ़ाई 500 रुपए की हो चुकी हुई है, वैल्यू एडिशन हो गई है ना, इस वैल्यू एडिशन करने के पैसे कल आपसे लेगा, वो आपसे 200 रुपया लेगा।
₹200 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी वैल्यू एडिशन करने के पैसे जो खान साहब लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के, बनवाई के जो पैसे लेंगे, दैट इज कॉल्ड वैल्यू सप्लाई। वो वैल्यू सप्लाई। बात समझ आ गई? तो जो एक्चुअल कंसिडरेशन खान साहब वसूल करेंगे चीजों की वैल्यू को बढ़ाने के, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी? द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर वैल्यू एडिशन कैरिड आउट ऑन सच गुड्स। अल्लाह अकबर। नाइन में क्या है? नहीं नहीं, रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं है, सप्लाई टायर है। टायर है, सप्लाई ये है टायर, दोनों में सप्लाई टायर है। जो चीज बन के जा रही है ना, दैट इज सप्लाई। यहां पे वैल्यू ओपन मार्केट प्राइस है, यहां पे वैल्यू है जो बनवाई के पैसे हैं। रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट होगा तो ओपन मार्केट प्राइस, रॉ मटेरियल टैक्सेबल होगा तो बनवाई के पैसे। ठीक है ना? ये मैंने कल का समय लिखा हुआ है, कल का समय पहुंच गया था ना आप तक? पहुंच गया था, रिकॉर्डिंग होगी, लेक्चर पहुंच जाएगा आप तक। ठीक है, तो परेशान नहीं यार। ये वो कह रहा नहीं करनी बात, वही बात करी जा रहा है उससे, तंग कर रहा है उसको। क्यों तंग कर रहा है उसे? उनकी रूम नंबर 13 है ना? रूम नंबर 13 मैसेज आ गया था आपको? समीर को मैंने कर दिया था मैसेज। रूम 13 कौन सा है? रूम 13? रूम 10 किधर है? रूम 13 के नीचे? दोनों किधर है? ऊपर नीचे? ओके ब्रो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जाज भाई, इसीलिए कहता हूँ आप मुझे बड़े पसंद है, मेरे जैसे ही है ना, मेरी जैसा। पॉइंट नंबर 10। ओ यार, ये कौन सा पॉइंट आ गया? समझाना पड़ेगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और वापडा, आईपीपीज नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है ना आईपीपीज? ओके सर, कुछ बिजली ना हुकूमत खुद बनाती है और कुछ प्राइवेट लोग बनाते हैं। बात है 2004 की, आप तब नहीं थे, मैं था। उस वक्त लोड शेडिंग अपने अरूज पर थी, ठीक है, और हुकूमत के पास जो है ना लिटरली पैसे भी नहीं थे, वो तो आज भी नहीं है, लेकिन चले उस वक्त पैसे नहीं होते थे कि बिजली जो है वो बनाई जाए। तो हुकूमत ने गुजारिश की प्राइवेट लोगों से कि सर अगर आप लोग कोई पावर प्लांट्स लगा लें तो चलें, आप बिजली जो है वो दे दें, तो हमारा ज़रा लोड शेडिंग का मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। अब बहुत से जो अमीर लोग थे, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम ना पावर प्लांट्स लगाते हैं, कोई कितने मेगावाट का ले आया, कोई कितने मेगावाट का ले आया। अच्छा, जब ये पावर प्लांट्स आ गए ना सारे पाकिस्तान में आ गए, और ये अरबों रुपए के होते हैं, कोई सस्ती इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ी महंगी इन्वेस्टमेंट है ये। उन्होंने अच्छे खासे पैसे लगा के जब पावर प्लांट मंगाए ना, तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की कि जी अगर हम बिजली बनाते हैं ना तो बिजली की कॉस्ट पड़ेगी इतनी, और हम आगे बिजली बेचेंगे इतनी। तो उन्होंने हुकूमत को कहा कि ठीक है जी, हमारा पावर प्लांट चूंकि इस इलाके में लग रहा है तो इस इलाके को बिजली ना हम इस रेट पे देंगे। दूसरे ने कहा मेरा पावर प्लांट यहाँ पे लग रहा है तो हम इस इलाके में इतनी देंगे। वो जो 20-25 लोग थे, उन्होंने आधा पाकिस्तान कवर कर लिया और सबके अपने अपने रेट थे। कोई कह रहा था कि जी मेरा रेट इतना बनता है यूनिट का, मैं इतने पे बेचूंगा, मैं इतने पे बेचूंगा। हुकूमत ने कहा ये तो काम ही खराब है। उसने कहा आप किसी को नहीं बेचेंगे, आप बिजली बेचेंगे हमें, और हम पूरे पाकिस्तान को देंगे, आपने किसी नहीं देनी। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? आप यूनिट देते हैं मिसाल के तौर पे 30 रुपए, 40 रुपए का, हमें कॉस्ट कर रहा है 50 रुपए का, 60 रुपए का, हम क्या करें? हम तो नहीं कर सकते ऐसे काम। अब वो ना इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी थी
और सारा काम हो चुका था। अब उसके पीछे नीयत क्या थी वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं कैसा हुआ। एक ना अजीब सा गुंजल सा पड़ गया, हुकूमत ने एक मशवरा दिया, एक सजेशन दी जो कि मान ली गई। वो सजेशन ये थी कि हर महीने हर आईपीपी, हर बिजली बनाने वाला हुकूमत को 2 इनवॉइसेस करेगा। ठीक है जी, 2 इनवॉइसेस करेगा। एक इनवॉइस होगी बिजली बनाने की, यानी अगर आपने इस महीने 100 रुपए की बिजली बनाई है तो सर 100 रुपए पे 18% लगा के वो हुकूमत को 118 की इनवॉइस कर देता था। एक इनवॉइस होती थी ये। और दूसरी एक इनवॉइस होती थी फिक्स्ड। ये हुकूमत का और उस आईपीपी का एग्रीमेंट हुआ था कि आप हर महीने हमें फिक्स्ड एक इनवॉइस भी करेंगे, वो मिसाल के तौर पे होगी 500 की, इस पे कोई टैक्स नहीं। ये इनवॉइस किस चीज की थी? ये लोग कहते थे कि सर देखिए हमने अरबों रुपए का पावर प्लांट खरीदा है, हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमें इसके ऊपर रिटर्न चाहिए। तो हुकूमत ने कोई 10-12% उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकाल के कह दिया कि आपका 500 बनता है, आपने 500 की फिक्स्ड अमाउंट की इनवॉइस हमें कर देनी है। एक इनवॉइस ये जाती थी, एक इनवॉइस ये जाती थी। सर इसको कहते थे कि ये इनवॉइस जो है ना, ये वाली, ये हुकूमत ने चूंकि आईपीपी से एनर्जी परचेज की है तो ये एनर्जी परचेज की इनवॉइस होती थी। और ये चूंकि फिक्स्ड होती थी, जितना ज्यादा बड़ा प्लांट होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न होगा, उतनी ही बड़ी इनवॉइस होगी। ऐसे ही है, इसको कहते थे आपकी प्लांट की कैपेसिटी को देखते हुए ये इनवॉइस बनेगी, तो इसको कैपेसिटी परचेज की इनवॉइस कहा जाता था। तो एक होती थी एनर्जी परचेज की इनवॉइस, एक होती थी कैपेसिटी परचेज की इनवॉइस। यहां पे वो कहता है कि अगर आपने आईपीपी ने सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी, तो सर टैक्स किस पे लगेगा? अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनर्जी परचेज प्राइस। इस इनवॉइस पे जो अमाउंट लगेगी ये वाली, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, और आपने एक्सक्लूड कर देना है इसमें से वो अमाउंट जो कि कैपेसिटी परचेज की है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा एनर्जी परचेज प्राइस, प्रीमियम, बोनस, आपने इसके ऊपर कोई प्रीमियम ले लिया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बस सादी वाली इनवॉइस, जितने की बिजली बनी उतने का टैक्स। बात समझ आई? और ये आपके मुल्क के बेड़ागर्क होने का सबसे बड़ा एक रीजन है। समझे आप? ये पैसे जो हुकूमत को देने पड़ते थे ना, और मजे की बात है ये रुपीज में नहीं होते थे, ये यूएसडी में होते थे। और जैसे जैसे रेट ऊपर जाता जाता था ये और बड़ी इनवॉइस होती जाती थी। खान साहब ने इसको 170 पे लॉक करवाया था और ये 170 पे आज भी लॉक है। सारा एग्रीमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लेकिन इसने 20 साल आपको बहुत तंग किया, बहुत खराब किया। ठीक है, आपकी बिजली इतनी महंगी होती नहीं थी जो इसकी वजह से हो जाती थी। एनीवेज छोड़े, लंबी बहस है। ओके, तो समझ आ गई बात की कि आपने एनर्जी परचेज के ऊपर जो है वो आपने टैक्स लगाना है, बाकी कैपेसिटी पे, बोनस पे, प्रीमियम पे, किसी चीज पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, जबरदस्त हो गया। आगे चलेंगे, अभी नोट कर रहे हैं जी? चलें आगे। ओके, अच्छा, अगली बात आसान है, ये समय तो मिटाए ना, ये कल की क्लास का समय लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सुबह वाली भी क्लास होगी, ये मत समझिएगा कि उसकी जगह पे ये होगी। मैं कल वेला हूं, मैंने कहा चलो आ जाता हूं इधर ही, पराठा ही मिल जाएगा। कल खाने में क्या है जाज भाई? यार जाज भाई, ये काम तो नोट करने वाले होते हैं, नौकरी पे बंदा और करता क्या, ये तो काम करता है। ऐसे ही है ना? ओके, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस बाय डिस्ट्रीब्यूशन। सर बिजली का निजाम समझें, आईपीपी या वापडा बिजली बनाता है और वो हमारे ग्रिड स्टेशंस को भेजता है। ये जो ग्रिड स्टेशंस होते हैं ना, ये लेस्को, फेस्को, मैपको, इनके अंडर आते हैं। पहले बात हो रही थी कि बिजली बनाने वालों ने जो बिजली सप्लाई की उनके लिए क्या होगा, ये वो था। अब जो बात होने लगी है ना, वो होने लगी है कि ये जो लेस्को वाले आपके घरों में बिजली देते हैं ना, उसकी वैल्यू क्या है, ये अब उसकी बात होने लगी है। ठीक है, कि ग्रिड स्टेशन से आपके घरों में आती है ना, तो सर उसकी बात होने लगी है कि जब आपको बिजली या गैस का बिल आएगा, आपके लिए वैल्यू क्या होगी? 18% आपने किस पे करना होगा? द टोटल अमाउंट बिल्ड
इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गैस, वट एवर, गैस का बिल है तो गैस की प्राइस, बिजली का बिल है तो बिजली की प्राइस। उसके अंदर अगर कोई रेंट डला होगा, कोई कमीशन डला होगा, तमाम ड्यूटीज, तमाम टैक्सेस, चाहे सूबाई हो चाहे वफाकी हो, सबको जमा करने पे जो वैल्यू आएगी आपने उस पे 18% देना है। वेलकम टू पाकिस्तान ब्रो। हाँ, इतनी जालिम नहीं है आपकी गवर्नमेंट, बट एक्सक्लूडिंग द लेट पेमेंट सरचार्ज। अगर आप बिल टाइम पे जमा नहीं कराते तो लेट पेमेंट होती है ना, उस लेट पेमेंट पे 18% नहीं लगेगा। इतने जालिम नहीं है। अगर आप समय पे बिल जमा नहीं करवाते तो आपको पता है वो लेट चार्जेस लगते हैं, उस लेट चार्जेस पे 18% नहीं होगा। और सेल टैक्स तो ऑब्वियसली शामिल नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू निकलेगी तो सेल टैक्स निकलेगा ना, तो वो तो है वैसे ही है। It clarified that value supplied does not include subsidy provided by the federal government to the electricity consumer. अगर आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई है तो वैल्यू सप्लाई में वो शामिल नहीं होगी, यानी आपको माइनस करने पे सेल टैक्स लगाना पड़ेगा। ओके, सब अच्छा है। पता नहीं किसको मिलती है सब्सिडी, आपको कभी मिली है? मुझे तो नहीं मिली। क्या चीज? सब्सिडी वाला? अगर हुकूमत ने आपको सब्सिडी दे दी है, टोटल कौन सा? ये टोटल, हाँ, आपको जो बिजली का बिल आता है, कभी बिल देखे आपने? बिजली का नहीं, हॉस्टल वाले नहीं, घर वाला देखा ना करें, कितना आता है बिल? लाख के हजार? हजार, अच्छा, 22 से 25 हजार के बीच में आता है। अच्छा, बिल पे क्या क्या होता है वैसे? कोई जहन में रह गई हो कोई चीज? ब्लू रंग का होता है ऊपर से नीचे, व्हाइट रंग का होता है, साइडों से पिंक होता है, ऐसे करके कुछ होता है। स्टैम्प भी लगा होता है, तो वो पेड होता है। वो आपने पेड बिल देख लिया है। अच्छा, चले कोई बात नहीं। उसके ऊपर ना बिजली आपने जितने की इस्तेमाल की होती है वो आ रहा होता है, फिर उसके अंदर आ रहा होता है इनकम टैक्स, फिर उसके अंदर ड्यूटीज आ रही होती हैं सारी, फिर उसके अंदर पता नहीं फलाना चार्ज तो फलाना चार्ज, पता नहीं क्या क्या कुछ आ रहा होता है, वो टीवी का भी कुछ आ रहा होता है, वो अजीब फनकारियां होती हैं। सबको मिल मिला के अमाउंट आएगी ना, उस पर 18%। बस जो फजूल नंबर लिखे होंगे ना, सबको कैलकुलेटर पे टोटल कीजिएगा, उस पर 18% लगेगा, सेल्स टैक्स मैच हो जाएगा। ठीक है, लेट पेमेंट को नहीं शामिल करना, वो तो एंड पे लिखी होती है कि अगर आप टाइम पे नहीं जमा कराते, वरना सब कुछ शामिल होता है उसके अंदर। इनकम टैक्स ये उसी के ऊपर एक परसेंटेज लगती है, वो एडवांस में आपसे ले रहे होते हैं इनकम टैक्स, वो भी जा रहा होता है आपका। ठीक है, सैलरी पे भी कट रहा होता है, बिलों पे भी आप दे रहे होते हैं। वो क्या बताऊं आपको, क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ। जी हाँ, वो निकल जाएंगे ना। नहीं, कीमत कम की होती है, वो जो महीने के 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना, उनको क्या सब्सिडी देते हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं। हाँ बिल्कुल, तो नहीं बिल आएगा तो सेल टैक्स नहीं होगा। हाँ, सब्सिडी होगी, वो जीरो, सब्सिडी शामिल नहीं होगी, यही लिखा हुआ है ना, डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड का मतलब होता है सब्सिडी माइनस कर देनी है। तो जो लोग वापडा के एम्प्लॉइज हैं उनकी जीरो है, क्या कहते हैं, बिल जीरो है। तो ये नहीं है कि जी नहीं जी आपने टैक्स तो देना है इसके ऊपर, नहीं, जीरो, कुछ चक्कर नहीं। हंस क्यों रहा तू? आगे चले। इफ अ पर्सन परचेज यूज व्हीकल फ्रॉम आम जनता ऑन विच टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड और इंपोर्ट, अजीब सी बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर गाड़ी के ऊपर टैक्स इंपोर्ट के टाइम पे हो गया है या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो गया। सर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में गाड़ी आने के दो ही तरीके हैं, या वो इंपोर्ट होगी या फिर वो मैन्युफैक्चर होगी, आसमान से तो टपकेगी नहीं। अब तीसरा जो आप कह रहे हैं स्मगल होके आएगी, सर वो यहां पे जिक्र नहीं है उसका, वो इलीगल काम है, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे। तो सर दो ही तरीके हैं, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग, और याद रखिएगा दोनों पे ही टैक्स पे हुआ होता है। इंपोर्टेड गाड़ी पे भी टैक्स पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी होता है। तो अगर आपने कोई यूज गाड़ी आम जनता से खरीदी जिसपे इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग दोनों पे टैक्स पे हो चुका है और आप उसे मार्केट में बेच देते हैं वैल्यू एडिशन करके। सर वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि आपने 100 रुपए की गाड़ी खरीदी और 150 की बेच दी, कितने की वैल्यू एडिशन हुई है? 50 की, महंगी करके बेच दी। तो सर टैक्स किस पे लगेगा? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज प्राइस ऑफ व्हीकल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूएशन मेथड। ये मेथड अभी तक लॉ ने बताया ही नहीं है। वो कहता है सेल प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस होगा ना, यानी 50 रुपए, इस 50 पे आपने 18% लगा देना है, और वैल्यूएशन जो है वो मेथड होगा जो मैं बताऊंगा, अभी तक लॉ ने नहीं बताया हुआ। तो बस ठीक है, डिफरेंस पे लगा दें 18%।
और ये बात ना हम लोगों के लिए नहीं है, ये बात ना शोरूम के लिए है जिनका काम ही यही है, ये हम नहीं करते। ठीक है यहाँ पे आपने बोला है ना कि स्मगलिंग का नहीं बताया गया, जी जी तो सिर्फ वो काम भी तो होता ही है, बिल्कुल वो होता है। हमें क्यों नहीं बताते? इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ। देखें, स्मगलिंग जो है ना वो इलीगल है। अगर कोई गाड़ी आप नॉन कस्टम पेड या स्मगल्ड ले आएंगे ना, वो फौरन नहीं पकड़ी जाएगी, वो ऐसी चली जाएगी, वो आपके पास नहीं रहेगी। तो ये तो नहीं ना वो कहेगा कि गाड़ी तुमने ली है 3 लाख के, चलो इस पर 18% देके बख्शी करा लो, नहीं नहीं, यहां पे उसकी कोई गुंजाइश नहीं। स्मगल्ड गाड़ी वैसे ही जब्त हो जाती। सर हमारे एरिया में होता है कि आपका एरिया कौन सा है? तो सर पंजाब की बात नहीं नहीं, कौन सा एरिया जरा मुझे बताएं। वैसे वैसे मैं से अच्छा, उस एरिया में भी है? मैंने तो सुना था ये ऊपर वाले इलाकों में है। अच्छा बताइए। ये तो सर हमारा जो ये प्रोविंस है पंजाब, इसमें होता है ना कि अगर हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं लगी तो वो पकड़ी जाएगी, नंबर प्लेट अगर नहीं लगी हुई गाड़ी की? तो वो क्यों नहीं लगी हुई? मतलब है ही नहीं। नंबर प्लेट है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? सर देखिए गाड़ी चोरी की है? नहीं, देखिए मेरी बात तो सुनो पहले। अच्छा सुनाए सुनाए। नहीं नहीं, नंबर प्लेट नहीं है वो तो मुझे यही समझ आता है। के वाली साइड में जाते हैं ना, हाँ जाते हैं। वहाँ पे गाड़ियों की नंबर प्लेट नहीं होती और कोई इशू नहीं होता, अच्छा, नहीं ये होता। आपको किसने कहा है? सर मैं ना रहती हूँ, अभी आप कह रहे हैं मैं यहाँ रहती हूँ। मेरा हिनाल साइड पे तो हम जाते अच्छा, कौन से इलाके? हैं, अपर दिन में है, किधर? अपर दिन। अच्छा हाँ ठीक है, वो मैं समझ आ गई, आगे चलें। तो वहाँ पे सर अगर नंबर प्लेट नहीं होती ना तो कोई इशू नहीं होता है कि वहाँ चेकिंग भी हो रही होती है, ठीक है, अच्छा, वहाँ पे मतलब वो सारे पुलिस वगैरह चेक भी करते हैं, लेकिन वहाँ कोई मसला नहीं होता, तो यहाँ क्यों मसला होता है? एक काम कीजिएगा, अब जब जाएंगे ना वहां पे, पुलिस वाले से कहिएगा एक गाड़ी पकड़ के दिखाए, फिर वहीं खड़े होके देखिएगा होता क्या है। अब आप समझे, मैंने कोशिश की है जवाब देने की। एक दफा उसे कहिएगा यार एक जरा रोक ले, और वो रोक लेगा ना, उसके बाद फिर आपने देखना। मैं बताती हूँ सर, वैसे ना वहाँ चित्राल से जब आते हैं ना, हाँ चित्राल से आगे मतलब अलाउ नहीं होता उन गाड़ियों को लाना, लेकिन चित्राल से वो अलाउ होती है। नहीं वो असल में ना अलाउ नहीं होती, ये नहीं है वो, बस आप समझें बस एक वो रिवाज बन गया हुआ है। मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है आप समझ गए ना। एक से कहिएगा रोक के देखें, फिर देखें क्या होता है। सर यहाँ गाड़ी महंगी होती है, वहाँ वही गाड़ी वहाँ हाँ तो नॉन कस्टम तो वैसे ही सस्ती होती है, नॉन कस्टम गाड़ी हमेशा सस्ती होगी। देखें उसकी कॉस्ट क्या होगी, चोरी करने की कॉस्ट, जो बंदा पाकिस्तान लेकर आया होगा उसके आने की कॉस्ट, बस यही है ना। तो चोरी करने की क्या कॉस्ट होती है? जिसने चोरी की होगी उसको कमीशन दिया होगा, 50,000 तूले पकड़ ले। सर गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं पकड़ती? इसलिए कह रहा हूँ ना, एक दफा उसे कहिएगा पकड़ के दिखाए। सर मैं किसी पुलिस वाले को जानती थोड़ी हूँ। नहीं वैसे ही किसी को कहिएगा, रोकदा नहीं, रोक कहिएगा तो सही उसे, फिर देखें क्या होता है। यार इजाजत भी 1 मिनट देते हैं सर। हाँ जी, ये सर देखा हुआ है ना, पर्सन परचेज यूज व्हीकल फ्रॉम जनरल पब्लिक, इसका मतलब है कि हम आम लोग हैं, तो ये कोई स्पेशल बंदा है, ये फिर वो बंदा है जो गाड़ियों का काम कर रहा है, ये पॉइंट है ही उसके लिए। ठीक है, इसको काट दें, 13वें को काट दें, ये रिटेल टैक्स का दफा करें इसे। आगे चलते हैं। द बोर्ड में फिक्स द वैल्यू ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूडिंग दोज एज स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल और टैक्सेबल सप्लाईज एंड मे फिक्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेम टाइप्स ऑफ गुड्स। वो कहता है कि एफबीआर के पास इख्तियार है कि वो किसी भी चीज की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, तो ये तो उसके पास इख्तियार है। और डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेम टाइप ऑफ गुड्स, सेम टाइप ऑफ गुड्स होंडा सिविक, डिफरेंट क्लासेस, व्हाइट होंडा सिविक, ब्लैक होंडा सिविक, ग्रीन होंडा सिविक, ब्लू होंडा सिविक, ये डिफरेंट क्लासेस होंगी, डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। हुकूमत कह सकती है भाई कि व्हाइट होंडा सिविक जो है वो 30 लाख रुपए की है और ब्लैक होंडा सिविक 35 लाख रुपए की, फिक्स कर सकती है वो। अब आप भी शहजादे थे, आपने कहा अच्छा वैल्यू फिक्स कर दी है, मैं ब्लैक होंडा सिविक 40 लाख की बेच देता हूं, लेकिन हुकूमत को तो मैं 35 पे ही दूंगा ना, उसने वैल्यू फिक्स जो की हुई है। जब हुकूमत ने वैल्यू फिक्स कर दी, मैं फिर जितने की मर्जी बेचूं, टैक्स तो हुकूमत की फिक्स की हुई वैल्यू पे देना ना। तो हुकूमत कहती है इफ इंपोर्ट सप्लाई इज मेड एट अ हायर वैल्यू देन फिक्स बाय बोर्ड, आपने बोर्ड की फिक्स की गई वैल्यू से ज्यादा पे सेल कर दी, वैल्यू शैल बी दी एक्चुअल प्राइस, ज्यादा वाली। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सिंपल असूल यह बना, हायर ऑफ वैल्यू फिक्स बाय द बोर्ड या फिर
एक्चुअल सेल प्राइस। रूल ये बन गया। और सही है जालिमो, और सब अच्छा है, मजा आ रहा है सेल टैक्स। हुकूमत को पता ही ना चले, हम सच्चे लोग हैं, हम ईमानदारी से जाके एफबीआर को बताएंगे हमने तो 35 लाख की बेची है। इसी की बात अभी कर रहा था। ठीक है, सब अच्छा है, ऑल गुड ब्रो, नॉट गुड ब्रो। ये एग्जांपल्स बनी हुई हैं, इन पर से एक नजर मार लीजिएगा, काम चलिए। ये भी एग्जांपल्स हैं, ये हमारी वैल्यू सप्लाई से रिलेटेड है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। आ जाए सर यहां पे स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स पे। स्कोप ऑफ टैक्स ना आपको किसी भी लॉ नजर आएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसमें वो ये बताता है कि हमारा जो ये कानून है इसका एरिया कितना है, इसकी जुरिडिक्शन क्या है, स्कोप क्या है। भाई साहब कहते हैं कि सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18%। सेल्स टैक्स जो है वो 18% लगेगा। याद तो नहीं किया था रेट आप लोगों ने, ये पेपर में गिवन होता है वैसे 18% कि सेल टैक्स इज 18%, याद नहीं करना, अगर याद किया हो तो भूल जाए। हाँ भूल जाए। सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18%। 18% किस पे लगेगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सारा कुछ पढ़ा है। तो सर बात कहां से शुरू हुई थी, सेल है या नहीं है, किस महीने की है, और इसकी वैल्यू क्या है। जब ये सारा काम कर लें तो इधर आके 18% वैल्यू पे लगा दें। ठीक है, कौन करेगा सेल, मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम। तो अगर आप कोई भी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं और उस टैक्सेबल एक्टिविटी में आपने कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज की हैं तो आपने उस पे 18% टैक्स जो है वो लगा देना है। ठीक हो गया। या ये 18% किस पे लगेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो गुड्स इंपोर्ट होती हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू फिक्स्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो इनके लिए वैल्यू ये है। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। पहले ये हुआ करता था कि जो चीजें फाटा जानी होती थी उन पे टैक्स नहीं लगता था। आप कराची पोर्ट पे जाके उनको कहते थे सर ये चीजें फाटा जानी है और इन चीजों पे टैक्स ना ले, उन्होंने कहा ओके ले जाओ, और बाद में वो चीजें कराची और इस्लामाबाद और लाहौर के बाजारों में बिकती हुई नजर आती थी। लॉ मेकर ने कहा बड़े 2 नंबर हो, बड़े 2 नंबर हो, अब ये चीजें जहां भी जानी हो मुझे नहीं पता, मुझे इंपोर्ट पे टैक्स चाहिए। ठीक है, तो हमारी ही गलतियों की वजह से, हमारे ही वायरस की वजह से हुकूमत को यहां पे एंटी वायरस लाना पड़ा। बात समझ आ गई, और सही है, तो बोलते नहीं है। आगे चलते फर्दर टैक्स, वो तेरी खैर, एक तो नॉर्मल टैक्स है 18%, नॉर्मल टैक्स इज 18%। एक और टैक्स आ गया, अभी 2 और भी आने हैं, ये है 4%। ये क्या होता है, ये क्या होता है, taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number। आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर दी, या फिर जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, ये पढ़ ली कौन एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होता, डेफिनेशन पढ़ ली थी। वो कहता है कि आपने या तो अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर दी या किसी ऐसे बंदे को सेल कर दी जो कि एक्टिव नहीं है। A further tax shall be charged at the rate of 4% of the value। इसके आगे ना अपनी समझ के लिए छोटा सा कॉमा लगा दें, ये वैल्यू इन एडिशन इकट्ठा वर्ड नहीं है। वो कहता है कि आपने वैल्यू का 4% फर्दर टैक्स लगाना है, और ये 4% 18% के इन एडिशन है, इजाफी है। यानी होगा क्या, ये देखिए, ₹100 की सेल वैल्यू, आपने 18% सेल टैक्स लगाया, दिस इज नॉर्मल सेल टैक्स, और फर्दर टैक्स लगेगा 4%, इसका 4 रुपए। यानी कि ये चीज आप रजिस्टर्ड बंदे को 122 रुपए की बेचेंगे। क्या इससे क्या हो, इससे क्या हुकूमत को मिल रहा है, हुकूमत इस चीज से डिस्करेज कर रही है कि आप अनरजिस्टर्ड बंदे को चीजें बेचें, या अनरजिस्टर्ड बंदे को महंगी चीज मिलेगी। जाहिर बात है अनरजिस्टर्ड बंदा 122 की खरीदेगा ना, उसको तो 122 पड़ गया, रजिस्टर्ड कितने की खरीदेगा, 118 की। ये देखें अनरजिस्टर्ड को यही कॉस्ट पड़ेगी 122 की,
और रजिस्टर्ड को यही चीज पड़ेगी 118 की। 4 रुपए का फर्क तो यही पड़ गया। अब आप खुद सोचें, अनरजिस्टर्ड बंदे को जब चीज महंगी मिल रही है वो महंगी बेचेगा, और रजिस्टर्ड को सस्ती मिल रही है वो सस्ती बेचेगा। तो किसका बिजनेस चलेगा, रजिस्टर्ड का या अनरजिस्टर्ड का? रजिस्टर्ड का। और अनरजिस्टर्ड खुद ही मजबूर हो जाएगा रजिस्टर होने के लिए। तो इसीलिए हुकूमत ने यह पॉइंट लगाया हुआ है रजिस्टर्ड लोगों पे कि आप लोग अगर किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करेंगे तो आपने 4% फर्दर टैक्स लगा देना है। हाँ बिल्कुल कर लेगा। अनरजिस्टर्ड कैसे रिकवर करेगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। करते हैं आगे, आहिस्ता से चलने, बातें आगे कवर होनी है। नॉन रजिस्टर्ड की तो कॉस्ट है ना सारी, वो तो 122 की खरीदेगा बस। किसको फर्दर टैक्स को? हाँ वहां हो जाता है माइनस फर्दर टैक्स। हर वो टैक्स जो रिफंडेबल है ना वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। ये फर्दर है ना, ये रिकवर नहीं होता। तो इसका मतलब ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, और अगर कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा तो हमारी परचेजेस में आ जाएगा, और परचेजेस तो माइनस हो जाती है, तो मतलब है ये माइनस हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सप्लाईज ऑन विच फर्दर टैक्स शैल नॉट बी चार्ज। बहुत सी ऐसी चीजें, क्योंकि हम सारे तो अनरजिस्टर्ड है ना, हम भी जब दुकानों से चीजें खरीदते हैं कभी हमें 4% लगा एक्स्ट्रा? हमें नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसलिए कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिनको बेचने पे फर्दर टैक्स नहीं लगाना। वो कौन सी चीजें हैं वो ये लिखी हुई। एन एसआरओ होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, ये लॉ ही होता है। ये प्रोवाइड करता है फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पर्संस ऑन विच दिस फर्दर टैक्स ऑफ 4% इज नॉट चार्जेबल। कुछ लोग मिलेंगे, कुछ चीजें मिलेंगी। कुछ लोगों ने 4% चार्ज नहीं करना, कुछ चीजों पे 4% चार्ज नहीं होना। देखें, आपके घर जो बिजली आती है ना उस पर फर्दर टैक्स नहीं होता, हालांकि आप सब अनरजिस्टर्ड है, 4% छूट है। गैस आती है उस पर नहीं होगा। मोटर ऑयल डीजल है, पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल डलाने जाते हैं कभी उसने आपसे पूछा है रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो? अगर रजिस्टर्ड हो तो 18%, अनरजिस्टर्ड हो तो 4% और लूंगा तुमसे। नहीं सर, है ही नहीं इसके ऊपर। गुड्स सोल्ड बाय रिटेलर्स टू एंड कंज्यूमर्स, आप जो शौकत करियाना स्टोर से चीजें खरीदते हैं उसने कभी आपसे पूछा? नहीं पूछा, माफी है। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर इंक्लूडिंग फूड, ये भी वही बात है, आप बड़े स्टोर से जाके अल्फते वगैरह से चीजें लेते हैं, माफी है। थर्ड शेड्यूल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पेपर में न्यूमेरिकल में आ जाता होता है। थर्ड शेड्यूल की चीज वो कह देता है पेपर में कि थर्ड शेड्यूल की चीज अनरजिस्टर्ड को बेची, आप बनने वहां 4% लगाएंगे उस पर, और नहीं लगाना भाई, एग्जेम्पशन है। ये आपने मुझे बताना है, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? ये 7वां पॉइंट क्या है? रेंट पे नहीं मिलती, रेंट वाली तो सप्लाई नहीं होती, ट्रांसफर होती है सप्लाई में। हाँ ये अल्फाज सुनना चाह रहा था मैं। अंग्रेजी में जो मर्जी कह लें आप, इंपोर्टेड क्लोथ्स, यूज्ड इंपोर्टेड क्लोथ्स की शॉप है मेरी, तो आपको पता है कि क्या है ये, इस्तेमाल शुदा कपड़े। सप्लाईज बाय स्टील मेंटल्स, ये स्टील वालों के लिए बात हो रही है। फिफ्थ शेड्यूल वाली चीजें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी फर्दर टैक्स नहीं लगता। फिफ्थ शेड्यूल पढ़ने आगे जाके, हुकूमत को सेल करेंगे, हुकूमती इदारों को सेल करेंगे, नो फर्दर टैक्स। चीनी बेचेंगे, नो फर्दर टैक्स। मैट्रेस बेचेंगे या फोम प्रोडक्ट्स बेचेंगे फॉर हाउस होल्ड, ये बड़ा जरूरी है, घरेलू इस्तेमाल के लिए बेचेंगे तो नो फर्दर टैक्स। सेक्टर या खाने पीने का तेल बेचेंगे तो नो फर्दर टैक्स। ये लिस्ट आपको याद करनी है। अगर इसमें से कोई चीज पेपर में आ गई और अनरजिस्टर्ड या इनएक्टिव बंदे को सेल की हुई, 4% मत लगाइएगा, बस सेल का 18% जनाब। हाँ फिर लगेगा, बेचने के लिए लेंगे तो फर्दर टैक्स लगेगा अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो, ये इसकी बात हो रही है। नहीं, हम बेचने के लिए नहीं ले रहे ना, हम हाँ लेके अपना ऑफिस में रखना चाहते हैं। ऑफिस में मैट्रेस नहीं ठीक है, वो भी फिर हाउस होल्ड में ही आएगा, वो भी हाउस होल्ड में आएगा। बेसिकली उसका मकसद है कि आप आगे सेल नहीं कर रहे, असल मकसद ये है आगे सेल नहीं कर रहे। अच्छा ये तस्वीरें भी आपने नहीं देखनी, ये मैंने आपको कल बतानी है, ये क्या है, एक मैंने फनकारी अभी नहीं बताई, बस ठीक है, बाकी बातें कल काफ़ी हो गया आज। अल्लाह हाफिज़।